नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। बीजेपी बड़े और चर्चित नामों के बजाय नए चेहरे पर दांव क्यों लगा रही? मोदी और शाह की यह जोड़ी जो है वो नए चेहरे को ही मुख्यमंत्री क्यों बना रही है? हाल में ही अगर हम बात करें तो दिल्ली में सबने बड़े बड़े नामों के ऊपर चर्चाएं की थी, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का सीएम बनाकर बीजेपी की जो एक रवायत थी, जो पिछले 11 साल से चल रही थी, उस रवायत को कायम रखा। यानी कि एक नए चेहरे को चीफ मिनिस्टर बनाकर सबको चौंका देना। बीजेपी आलाकमान पिछले 11 साल में कम से कम 13 राज्यों में विधानसभा जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती, तो वहां चीफ मिनिस्टर किसी नए चेहरे को बना दिया गया। जैसे कि मध्य प्रदेश में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मोहन यादव को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। राजस्थान में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भजन लाल शर्मा को जो है वहां का चीफ मिनिस्टर बना दिया जा सकता है। हरियाणा में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि नायब सिंह सैनी जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को, जो कि पहली बार विधायक बन रहे हैं, उन्हें भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। प्रश्न यही उठ के आता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये जो चलन है, इस चलन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस चलन की शुरुआत 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, और 2014 में लोकसभा के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली, मोदी और अमित शाह की जोड़ी गुजरात से सीधे दिल्ली आई। मोदी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इसी के साथ जो है वह अडवाणी, जोशी, अटल की जो जोड़ी थी, उसका अंत हुआ और एक नए युग की अगर हम बात करें तो एक नए युग की शुरुआत हुई, जिस युग को हम मोदी और शाह का युग कहते हैं। लोकसभा चुनाव के 5 महीने के बाद यानी कि अक्टूबर 2014, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिला। हरियाणा में बहुत सारे नेता थे, जैसे कि रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज। सबके नामों की चर्चा थी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि उन्हीं नामों के बीच में से किसी एक बड़े नेता की जगह पर किसी एक साधारण से कार्यकर्ता जैसे कि मोहनलाल खट्टर को जो है वह चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। ऐसे ही अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, तो वहां देवेंद्र फडणवीस जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और यही रवायत की शुरुआत जो है वह आगे चलती रही, एक दो अपवाद को अगर हम छोड़ दें। सबसे लेटेस्ट उदाहरण अगर हम बात करें तो सबसे लेटेस्ट उदाहरण हमें जो देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है दिल्ली में, जहां रेखा गुप्ता जैसे नए चेहरे को सीएम बनाकर इस स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाया गया। क्योंकि दिल्ली में प्रवेश वर्मा, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहेब से वर्मा के बेटे थे, दिल्ली के एक बड़े जाट नेता थे, इनका नाम चल रहा था। लेकिन बना कौन? तो बनी, अगर हम बात करें तो रेखा गुप्ता जी जो है वो बने। अब हमें देखना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का परिवर्तन कहां कहां किया है और कहां कहां सबको चौंकाया है। आप अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। तो जैसे मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ था, तो उस समय सबके मन में चर्चा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रहलाद पटेल का नाम, शिवराज सिंह चौहान का नाम, कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता, जो कि बड़े नेता हैं, इनका नाम चल रहा था। लेकिन सबके नाम को साइड करके मोदी और शाह की जोड़ी ने मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो विजय बघेल, रमन सिंह और अरुण साव का नाम चल रहा था सबके दिमाग में, लेकिन विष्णुदेव शाही को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया गया। राजस्थान की बात करें तो दिया कुमारी, वसुंधरा राजे और गजेंद्र शेखावत का नाम चल रहा था, लेकिन भजन लाल शर्मा जैसे साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ओडिशा की बात करें तो विजयंत पांडा, धर्मेंद्र प्रधान, जुआल ओरोम का नाम चल रहा था, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनाया गया मोहन चरण मांझी को। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों, ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही, 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, बीजेपी की जीत हुई। और बीजेपी की जीत के बाद जो सबसे चर्चित चेहरा सभी के दिमाग में था, वो था केशव प्रसाद मौर्य जी का चेहरा, कि इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष थे। इनके अलावा अगर हम बात करें तो मनोज सिन्हा जी का नाम था, लेकिन ऐन वक्त पर एक नया चेहरा सभी के सामने आया। वह चेहरा था योगी आदित्यनाथ का।
2023 में भी ऐसा ही हुआ जब मोहन यादव को हमने बात किया कि क्या किया गया कि नया चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाया गया। आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, पिछले 11 साल में 13 राज्यों में बीजेपी ने अपने सीएम के नाम से सबको चौंकाया है। जैसे कि 2014 में हम बात किए कि मोहनलाल खट्टर को, 2014 में ही देवेंद्र फडणवीस को, 2014 में रघुवर दास को झारखंड में, 2017 में एन बीरेन सिंह को मणिपुर में, 2017 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में, गोवा में 2019 में प्रमोद सावंत को, 2021 में असम में हेमंत विश्व शर्मा को, उत्तराखंड में 2021 में पुष्कर सिंह धामी को, मध्य प्रदेश में 2023 में मोहन यादव को, छत्तीसगढ़ में 2023 में विष्णुदेव साय को, राजस्थान में 2023 में भजन लाल शर्मा को, हरियाणा में 2024 में नायब सिंह सैनी को और दिल्ली में 2025 में रेखा गुप्ता को। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे जो है बीजेपी ने पिछले 11 साल में 13 विधानसभा में जब जीत हासिल की तो नए नए चेहरों के माध्यम से जो है वह सबको चौंकाया। 2023 के चुनाव के बाद अगर हम बात करें तो यही पैटर्न जो हमने कहा कि राजस्थान में देखने को मिला था, यही पैटर्न अगर हम बात करें तो हरियाणा में देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी जो है वह चर्चित नामों के जगह पर नए चेहरों के ऊपर दांव क्यों लगाती है? इसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट अपनी अपनी राय रखते हैं, कई सारे एक्सपर्ट अपनी बात कहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी का ये जो नए चेहरों पे दांव लगाने की जो स्ट्रेटजी है, इसकी दो प्रमुख वजह जो है हो सकती है। सबसे पहला कि भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप को पार्टी का कोई अन्य नेता जो है वो चैलेंज कर सके। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा 2014 के पहले की अगर हम बात करें तो जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आडवाणी से बड़ा कोई भी चेहरा, मुरली मनोहर जोशी से बड़ा कोई चेहरा, राजनाथ सिंह जी से बड़ा कोई चेहरा, ये भाजपा के बड़े बड़े चेहरे थे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस समय गुजरात में उनका 3 कार्यकाल हो चुका था, काफी प्रसिद्ध चेहरा भी हो गए थे, भारत में भी प्रसिद्ध हो रहे थे, और जैसे ही वो केंद्र स्तर पर आए वैसे ही आपने देखा कि आडवाणी हो, वेंकैया नायडू हो, राजनाथ सिंह हो, या इसके अलावा अगर हम बात करें मुरली मनोहर जोशी हो, इन सबका जो है वो युग समाप्त हो गया। 2014 के चुनाव के पहले बीजेपी में प्रधानमंत्री के पद के दावेदारों के ऊपर मंथन चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल मध्य प्रदेश में काफी अच्छा चल रहा था, राजस्थान में वसुंधरा राजे का भी कार्यकाल काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन इन सभी के बीच में से जो एक नया नेता निकल के आया वो नेता था नरेंद्र मोदी। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से हाई कमान ने मोदी मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब मोदी, मोदी मतलब कमल का फूल और कमल का फूल का मतलब मोदी जो है, यह एक ट्रेंड लेकर चला। और देश भर में चुनाव कहीं भी हो, किसी भी तरह का चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो, चाहे स्थानीय स्तर पर चुनाव हो, तो कहीं भी अगर हम बात करें तो बीजेपी का मतलब मोदी ही सबको समझा गया। और आज तक अगर हम बात करें तो विपक्षी जो है इस ट्रेंड को तोड़ नहीं पाई। यानी कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह की जो पूरी की पूरी जोड़ी है, यही मिलकर अगर हम बात करें तो इस समय बीजेपी को चला रही है। और हाईकमान यही चाहती है कि कोई भी नया चेहरा इसे चैलेंज ना कर सके। दूसरी बात अगर हम बात करें तो रशीद किदवई जैसे वरिष्ठ राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि पार्टी मोदी शाह की लीडरशिप को कोई चुनौती नहीं देना चाहती। नए चेहरे को सीएम की कुर्सी पर बैठाना और पुराने कद्दावर नेताओं को पीछे कर देना इसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे ये कहते हैं कि मोदी और शाह ऐसे नेताओं को पसंद नहीं करते हैं जिनका अपना जनाधार हो। इसकी जगह वह लो प्रोफाइल चेहरों के साथ ज्यादा सहज होते हैं, इसलिए भी पार्टी नए चेहरों को तरजीह देती है। योगी आदित्यनाथ एक तरह से अपवाद हैं क्योंकि उन्हें संघ के दबाव में चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। बात जब हम योगी आदित्यनाथ की कहते हैं दोस्तों तो आपको याद होगा कि 2017 से 2022 योगी आदित्यनाथ को जब बनाया गया तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीच में आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से खिंचाव की स्थिति आई थी, किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ और मोदी के बीच में दूरियों के समाचार भी सुनने को मिले थे। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में भी दूरी की बात आई थी
और यहां तक आया था कि बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन फिर एक तस्वीर आई और इस तस्वीर में आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ के कंधे पर मोदी अपना हाथ रखे हैं और 45 मिनट की इस अहम मुलाकात के बाद सब कुछ जो है वो बदल गया। आगे बढ़ते हैं और इस पर और भी चर्चा करते हुए आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर ही नहीं, ये दो युग की जो है चर्चा कर रही है। एक तरफ अडवाणी युग वाले भाजपा और दूसरा मोदी युग वाले भाजपा। यानी कि एक तरफ आपको भाजपा की पुरानी पीढ़ी नजर आ रही है और दूसरी भाजपा की नई पीढ़ी। मोदी और अमित शाह की जोड़ी यह चाहती है कि वह पुरानी पीढ़ी से भाजपा की कमान को लेकर नई पीढ़ी को सौंप दे। 2014 के बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, जहां जहां बीजेपी जीती, उसमें दो कैटेगरी के नेता हमें देखने को मिले। पहले, जिन राज्यों में पहले से बीजेपी की सरकार थी या जहां सरकार आई, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, तो यहां अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पहले से स्टैब्लिश पार्टी के रूप में जानी जाती थी। लेकिन यहां जो लीडर्स थे वो काफी समय से जो है वहां चल रहे थे। जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह आपको छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे थे और वसुंधरा राजे आपको राजस्थान में। तो ये एक पावरफुल नेता थे जिनका उम्र जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। अब वह अपने पीक से अब ढलान की अवस्था में है। तो बीजेपी यह चाहती थी कि अब पावर इनके हाथ से लेकर नए जनरेशन को जो है वह शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि नया जनरेशन जो है वो नए जनरेशन के साथ जो है वो तारतम्यता बनाए रखने में बहुत ज्यादा सुकून महसूस करेगा। दूसरा अगर हम बात करें तो हरियाणा, आसाम, त्रिपुरा जैसे राज्य में बीजेपी की सरकार पहले से नहीं थी। वहां नाम चौंकाने वाली जो भी चीजें देखने को मिल रही है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार नहीं था तो कोई भी कद्दावर नेता इन राज्यों में नहीं था। आसाम में अगर हम बात करें तो बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को सीएम बनाया, जो कि एजीपी से आए थे। इसके अलावा अगर हम हेमंत विश्व शर्मा की बात करें तो यह कांग्रेस से आए हुए नेता थे, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। नए चेहरों के बारे में अगर हम बात करें तो नए चेहरों को कमान क्यों दी जाती है, तो इसको लेकर जो हम बात करें तो इसको लेकर जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभय दुबे जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले पार्टी का कोर वोट बैंक ज्यादातर अपर कास्ट और बनिया समाज का हुआ करता था। नई लीडरशिप जो है उसने जातीय समीकरण को जो है वो साधा। 2009 में बीजेपी का ओबीसी वोट परसेंट जो देखें वो लगभग 18.6% था। 2014 में यही ओबीसी वोट बैंक बढ़कर 18% से सीधे 37% यानी कि दुगना हो गया। 2019 में यह बढ़कर 44 हो गया और 2024 में अगर हम बात करें तो अभी भी ओबीसी वोट बैंक की पकड़ जो है वो बीजेपी के हाथ में। 2019 में अगर बीजेपी के पास अगर हम देखें तो एससी एसटी का वोट बैंक 16.7% था, जो कि 2024 में बढ़कर 21% हो गया। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जो है वो जातीय समीकरण को साधने का जो प्रयास किया उसमें उसको कहीं ना कहीं सफलता मिली। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई की बात करें तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े राज्यों में नए चेहरे के साथ जो बातें की हैं, उन्होंने जमीनी हकीकत को, जमीनी ताकत को समझने का कोशिश किया। उन्होंने विधायकों का समर्थन और उनकी मजबूत पकड़ भी जो है वो देख ली है। इसलिए उन्होंने कोशिश ये किया है कि नए चेहरे को अगर हम मौका देते हैं तो कहीं ना पार्टी के अंदर जो खींचतान है उसकी स्थिति भी नहीं बनेगी। यानी कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को यह समझ में आए कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो भविष्य में हो सकता है कि मैं भी चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जो है वो बन सकता हूं। और पार्टी में का कोई भी कार्यकर्ता छोटा बड़ा नहीं है, किसी को भी मौका मिल सकता है। तो हर एक कार्यकर्ता जो है वह इच्छा शक्ति के साथ जो है वह कार्य करे। अब दिमाग में प्रश्न ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, क्या ऐसा काम भारतीय राजनीति में कभी कोई पार्टी करती थी कि नहीं करती थी। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है 10 मई 2021 को, जब असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत विश्व शर्मा ले रहे थे, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए थे। अब एक चीज और भी अगर हम देखें तो बीजेपी के नए मुख्यमंत्रियों की अगर हम उम्र देखेंगे तो औसत 55 साल है, जैसे मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, रेखा गुप्ता। और यह सभी लीडर जो हैं वह अगले 15 से 20 साल तक पार्टी को उसके स्टेट में लीड कर सकते हैं। और वही वसुंधरा राजे, येदियुरप्पा और खुद पीएम मोदी को अगर हम बात करें तो कभी ये भी 15 से 20 साल तक जो है राज्यों में अपनी पार्टी को लीड कर रहे थे, लेकिन अब इनकी धीरे धीरे उम्र जो है वो निकल रही है।
अब अगला प्रश्न हमारे दिमाग में यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नए चेहरे को मौका दे रही है, क्या किसी अन्य पार्टी ने भी पहले ऐसा मौका दिया है कि नहीं दिया है? तो अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके पहले जब कांग्रेस एक मजबूत राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, तो उस समय कांग्रेस भी जो है ये काम करती थी। जैसे पीएम मोदी हैं, उस समय इंदिरा गांधी जो है एक मजबूत नेता थी। उस समय कहा जाता था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। 1970 और 1980 का दशक था और इंदिरा गांधी जैसे ही प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने अपने साथ के जितने भी नेता थे जो कि ये पसंद नहीं करते थे कि इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बने, साथ के नेता जो है वो पसंद नहीं करते थे कि इंदिरा गांधी आगे गए, तो उन सभी समकक्ष नेता को पीछे ढकेल दिया। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी नए चेहरों को मौका दे रहे हैं, वैसे ही इंदिरा गांधी भी नए चेहरे को मौका देते थे। इंदिरा गांधी के दौर की अगर हम बात करें, तो उस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी को म्यूजिकल चेयर का नाम जो है दिया गया था। मुख्यमंत्री आते थे, बैठते थे और चले जाते थे, और धीरे धीरे हमने देखा कि कांग्रेस जो है वह खोखली हो गई है। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है, ये तस्वीर जो है ये उस समय का एक पॉलिटिकल सटायर है, एक व्यंग है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पार्टी के नेता एक तरह से खड़े हैं और ये इंदिरा गांधी आ रही हैं और उन्हीं में से चूम के कह रही कि अच्छा, तुम जो हो वह अब नए सीएम बनोगे। यह लगभग अगर हम बात करें तो आर के लक्ष्मण, जो कि एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे, कार्टून बनाते थे, तो लगभग 40 साल पहले का कार्टून आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। और आंध्र प्रदेश चुनाव के बाद जब वहां पार्टी जीत के आई, तो जब मुख्यमंत्री का चुनाव करना था, तो इसी प्रकार से मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है वो किया गया। यानी कि कुल मिलाकर इंदिरा गांधी जो है वो नेताओं से पूछते थे कि आपका नाम क्या है, ठीक, और चलिए आप जो हैं वो अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ठीक, तो एक परंपरा की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री उस समय की इंदिरा गांधी के द्वारा कि छोटे कद के नेताओं को जो है वह चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। जैसे कि कर्नाटक में अगर हम बात करें तो गुंडू राव को, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो ए आर अंतुले को, राजस्थान में अगर हम बात करें तो जगन्नाथ पहाड़िया को, और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो अर्जुन सिंह, जो कि एक छोटे स्तर के नेता थे, छोटे कद के नेता थे, इनको मौका जो है वो दिया गया। अब आगे हमें समझना है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये स्ट्रेटजी उठा रही है, क्या इस स्ट्रेटजी का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में हो सकता है? तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी की सरकार की अगर हम बात करें, तो इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो तानाशाही वाली सरकार थी। इंदिरा गांधी ने लगभग 30 साल तक जो सरकार चलाया कांग्रेस का, चाहे इंदिरा गांधी का समय था, चाहे राजीव गांधी जी का समय था, तो वो एक ऐसा समय था जब कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे कांग्रेस का जो है वो पतन होना शुरू हो गया। 2014 के बाद अगर हम बात करें, तो हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस न केवल केंद्र स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी कांग्रेस जो है वो साफ हो चुकी है। उसकी जनता की पकड़ जो है वो कमजोर होती जा रही है। और यही हाल बीजेपी का भी हो सकता है, अगर बीजेपी ये समझ के चल रही है कि बीजेपी का मतलब मोदी और मोदी का मतलब बीजेपी, जैसे उस समय कांग्रेस का मतलब इंदिरा और इंदिरा का मतलब कांग्रेस चल रहा था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस परंपरा को हटाना होगा, नहीं तो आगे के लिए समस्या जो है वो हो सकती है। अब जैसे कांग्रेस का अगर हम उदाहरण ले लें, तो जैसा कांग्रेस में हो रहा था, वर्तमान में अगर हम बात करें तो बीजेपी में भी हमें कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी हमें समझना होगा कि कांग्रेस के पास कोई संघ नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो अकेले ही सारा निर्णय नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय लेने के लिए आरएसएस यानी कि संघ उसके साथ जुड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी संघ से दूरी करती है, तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हार का मुख या भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कम होता हुआ दिखता है। जैसा कि हाल फिलहाल के अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन सारे क्षेत्रों में हार गई जहां भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ हुआ करता था। जैसे कि अयोध्या आप ले सकते हैं, राम मंदिर के निर्माण के बाद भी आरएसएस का समर्थन ना मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी वहां हार गई। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत दिल्ली में हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस का सहयोग था। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तो कांग्रेस में प्रधानमंत्री का ही बोलबाला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर हम बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी में केवल मोदी का बोलबाला नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी संघ के साथ यानी कि आरएसएस के साथ मिलकर जो है वह चुनाव करती है। और आरएसएस जो है वो जनता के बीच में जो है वो क्या करती है, जाकर काम करती है, जनाधार को लेकर जो है वो काम करती है। तो ये भी सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भविष्य में अगर मोदी जिसको लकीर खींच के चल रहे हैं, मोदी जिस प्रकार से चल रहे हैं, इसका नुकसान हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।
आप अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।